हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, चूंकि पीछे हम भाग 18 तक पढ़ चुके थे। आज हम भाग 19 के संबंध में, जिसमें बहुत छोटा प्रावधान है, और उसके बाद भाग 20 के संबंध में, जिसमें संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इनकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। आपका जो भाग 19 है, इसके तहत सिर्फ एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। भाग 19, इसमें बात की गई है प्रकीर्ण की। किसकी बात की गई है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसके संबंध में पढ़ने से पहले प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो इधर उधर बिखरे हुए प्रावधान थे, यानी कि जो विविध प्रावधान थे, बचे हुए प्रावधान थे, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसका विस्तार अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक है। इतने अनुच्छेदों में इसका विस्तार है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि प्रकीर्ण का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो भाग 19 में किया गया। और दूसरा एक अनुच्छेद 361 जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 361 को मैंने इसमें शामिल किया। अनुच्छेद 361 में बात की गई है राष्ट्रपति व राज्यपालों को सुरक्षा या प्रतिरक्षा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये लिखा मिल सकता है कि राष्ट्रपति व राज्यपालों को सुरक्षा या प्रतिरक्षा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 361 के तहत किए गए। या आपको राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तब भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 361। इसमें कुछ मामले ऐसे हैं, कहने का मतलब जो अनुच्छेद 361 है, इसके तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को कुछ मामलों में जब ये अपने पद पर कार्यरत है तब छूट प्रदान की गई है कि किसी आपराधिक मामले पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इन सब मामलों में इनको छूट प्रदान की गई है। उसी का जिक्र अनुच्छेद 361 के तहत किया गया। तो इसमें क्या प्रावधान है उसके संबंध में मैंने विस्तृत यहाँ पे लिखा है और उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है राष्ट्रपति या राज्यपालों पर उनके कार्यकाल तथा कार्यालय के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है जो उन्होंने अपनी कार्यालयीय शक्तियों तथा दायित्वों से संपन्न किए। पहले हम इतने के विषय में जान लें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, या जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद भी अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, तो चाहे वह कार्यकाल के दौरान की बात हो या जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद की बात हो, तो ऐसे किसी मामले पर वाद नहीं चलाया जाएगा। मेरे हिसाब से आप शायद थोड़ा ट्रिपिकल लैंग्वेज लिखिए, तो आप हो सकता है ना समझ पाए। मैं एक बार पुनः समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति व राज्यपाल ऐसे कोई भी काम जो वह अपने कार्यकाल के दौरान करते हैं, उन मामलों पर किसी प्रकार का वाद नहीं चलाया जाएगा। चाहे वह पद पे हो या वह पद पे ना हो, उसके बाद भी इन मामलों पर किसी प्रकार का वाद नहीं होगा। वही बात यहाँ लिखी, वाद नहीं चलाया जा सकता है जो अपनी कार्यालयीय शक्तियों तथा दायित्वों से संपन्न किए हैं। जिन कार्यों का इनको अधिकार था जब ये अपने पद पर थे, और उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत इन्होंने जिन कार्यों को संपन्न किया है, जिन कार्यों को संपादित किया है, उन कार्यों पर किसी प्रकार का वाद, ये अपने पद से हट जाएंगे उसके बाद भी इस पर किसी प्रकार का वाद नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके बाद एक शर्त यहाँ पे लिखी है, किंतु न्यायालय अधिकरण अथवा संसद द्वारा प्राधिकृत किसी भी संस्था द्वारा अभियोजन के आरोपों में जांच की समीक्षा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति थी, जो आपराधिक मामलों पर राष्ट्रपति क्षमादान देता था, राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां थी, यदि कोई ऐसे मामले हैं इन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अपने निर्णय दिए हैं, लेकिन उसके बाद यदि न्यायालय को या अधिकरण को या संसद द्वारा अधिकृत किसी संस्था को ऐसा लगता है कि इन मामलों पर जांच किया जाना आवश्यक है, तो इन मामलों पर समीक्षा वो करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन वही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि अपनी कार्यालयीय शक्तियों तथा दायित्वों के निर्वहन के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान जब यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो उन मामलों पर या अपने पद से हट जाएंगे, उसके बाद भी किसी प्रकार के वाद नहीं किए जा सकेंगे। लेकिन यदि अभियोजन के मामले होंगे, जिनमें खासकर जो क्षमादान ये प्रदान करते हैं, आपका जो क्षमादान की शक्तियां इनकी राज्यपाल व राष्ट्रपति दोनों की होती हैं, तो जो आपराधिक मामलों पर क्षमादान प्रदान करते हैं, उन मामलों पर यदि न्यायालय, अधिकरण या संसद द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा इन आरोपों की जांच या समीक्षा की जा सकती है। फिर बात की गई है राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब इसमें आपको याद रखना है कि यदि इनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत मामला है, खासकर आपराधिक मामला यदि है, तो इस आपराधिक मामले में भी यदि अपने पद पर हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई
नहीं की जाएगी। अच्छा, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई, जो अनुच्छेद 14 मैंने आपको पढ़ाया था, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 पढ़ाया था, जहां समानता के अधिकार की बात की गई थी, तो यह प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और जो आपकी उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं, वहां इस तरीके का प्रश्न आपसे बन जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 361 है। क्योंकि यहाँ पे समानता की बात कहाँ हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति व राज्यपाल को इन मामलों में हमसे ज्यादा स्वतंत्रताएं प्राप्त है, हमसे ज्यादा स्वतंत्रताएं प्राप्त है कि इनके विरुद्ध किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना मामला दर्ज होगा ना गिरफ्तार। यदि अपने पद पर कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में यदि इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला आ भी जाता है सामने, तो ना तो वो मामला दर्ज होगा और ना इनकी गिरफ्तारी होगी। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति व राज्यपालों की। फिर यह उन्मुक्ति उनके कार्यकाल तक ही सीमित है। जब तक वह अपने पद पर हैं, तब तक यह उन्मुक्ति सीमित है, तब तक उनको इन मामलों में छूट मिलेगी। लेकिन यदि कार्यकाल के बाद की बात की जाए, तब इनको यह छूट नहीं मिलेगी। देखो, कार्यकाल के बाद इस उन्मुक्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अपने पद से हट जाएंगे, तब ये छूट इनको नहीं मिलेगी। लेकिन यदि अपने पद पर हैं और किसी भी आपराधिक मामला इनके समक्ष, इनके विरुद्ध आता है, तो इस पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ना इनकी गिरफ्तारी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और ये शक्ति अनुच्छेद 361 के तहत इनको प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर एक तीसरी हेडिंग मैंने लिखी है, उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल से 2 माह पूर्व सूचना देकर सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है। आपराधिक कार्यवाही तो नहीं शुरू होगी। आपराधिक कार्यवाही में क्या होता है, जो आपराधिक मामले जैसे हत्या, डकैती, इस तरीके के मामले आपराधिक श्रेणी में आते हैं। और सिविल कार्यवाही में जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, जिसमें संपत्ति के मामले होते हैं, विवाह के मामले होते हैं, बंटवारे के मामले होते हैं, तो ये जो मामले होते हैं सिविल मामले होते हैं। तो यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर कोई सिविल कार्यवाही सामने आती है, तो इनको 2 माह पूर्व सूचना देकर यह सिविल कार्यवाही इनके विरुद्ध शुरू की जा सकती है। ये बात आपको याद रखनी, लेकिन आपराधिक मामला इनके खिलाफ नहीं शुरू किया जा सकता। तो भाग 19 जो प्रकरण था, उसके संबंध में राष्ट्रपति व राज्यपालों के जो विशेषाधिकार से प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त इस भाग 19 से मैंने अभी तक प्रश्न नहीं देखे और ना ही बनते हैं यहाँ से प्रश्न। यही प्रश्न बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका आ गया, भाग 20। इस क्लास का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया। संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, किस आधार पर संविधान में संशोधन होता है, उसका जिक्र हमारे इस भाग 20 के तहत किया गया है। और इसके संबंध में याद रखना, इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी है, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे बन सकता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था। इसमें कहा गया, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जाएगा। मैंने आपको वहां भी बताया था, पहले जब इसके विषय में केशवानंद भारती के इसके संबंध मैंने जब आपको बताया था, तो वहां भी इसकी चर्चा की थी कि संसद इसको इस बात का अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। फिर आपका आता है संविधान संशोधन के तरीके, कितने प्रकार है जिनसे संविधान संशोधन हो सकता है। तब आपको याद रखना है कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं, तब 3 तरीके हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं, तब 2 तरीके होते हैं। क्योंकि जो पहला तरीका है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह सामान्य मामलों में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ना होते हुए अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत संविधान में संशोधन हो जाता है। तो आपको याद रखना कि संविधान संशोधन के तरीके 3 हैं, लेकिन यदि अनुच्छेद 368 देखिए पूछ ले कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं, तब आपका जवाब 2 तरीके हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें संशोधन का तरीका है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में क्या करना कि मतदान में भाग लेने वाले 50% प्लस 1 सदस्य। तो जब मैंने आपको बहुमत बताया था, तो वहां पे साधारण बहुमत के विषय में पढ़ाया था कि मतदान में जो मतदान में सदस्य भाग ले रहे हैं, संसद के जो सदस्य मतदान में भाग ले रहे हैं, यदि उनके आधे से ज्यादा सदस्य यानी कि 50% प्लस 1 सदस्य यदि मतदान कर देंगे, तो वह साधारण बहुमत हो जाएगा। तो इसके संबंध में क्या रखना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। जो आपका साधारण बहुमत से संविधान संशोधन है, यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। अब इसके उदाहरण क्या है, कौन कौन से मामले इसमें आते हैं। जैसे आपने देखा, पहला मैंने लिया अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश। जब मैंने आपको
अनुच्छेद 2 पढ़ाया था, वहाँ पे भाग 1 के संबंध में जब मैंने चर्चा की थी, तब मैंने अनुच्छेद 2 के तहत बताया था कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। तो नए राज्यों का यदि प्रवेश हो रहा है तो इसका मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। तो यह संशोधन अनुच्छेद 2 के तहत होगा, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत, और यह साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 3 में क्या चर्चा की गई है? राज्यों के सीमा नाम में परिवर्तन। जब राज्यों के सीमा नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन, राज्यों के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन है, तो वह भी संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन चूंकि यह अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह नहीं आएगा और यह साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति। राज्य विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति के संबंध में भी आपको याद रखना है, इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया गया। या साधारण बहुमत से जो राज्य चाहते हैं अपने यहाँ विधान परिषद, उनके यहाँ विधान परिषद का गठन उनके यहाँ अनिवार्य है, वे राज्य अपने यहाँ विधान परिषद संसद की अनुमति से विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो यह भी आपका साधारण बहुमत के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, जो अनुसूची 2 के तहत, आपको याद होगा जब मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी तो अनुसूची 2 के तहत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पढ़ाए थे। तो अनुसूची 2 के तहत जो भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते शामिल हैं, यदि इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आपका साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो जाएगा। और इसके संबंध में आप याद रखिएगा कि यह भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर सबसे लास्ट में आता है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। यदि संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वह भी संसद साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है, और यह भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो आपको मैंने यहाँ सबसे पहले बताया साधारण बहुमत के अंतर्गत, इसके संबंध में आपको सीधे याद रखना है कि यह संविधान संशोधन का तो भाग है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह प्रावधान नहीं आएंगे। फिर आपका आता है विशेष बहुमत। अब जो विशेष बहुमत है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। विशेष बहुमत, इसके तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वह आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या है, विशेष बहुमत के संबंध मैंने आपको वहां बताया था कि कुल का 50%, जो कुल सदस्य संख्या है उसका 50% प्लस 1, लेकिन मतदान का 2/3 बहुमत। आपको क्या याद रखना है कि आपका विशेष बहुमत किसको कहा जाता है? जो कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 और साथ में जितने लोगों ने मतदान किया, जो मतदान या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका 2/3 बहुमत क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत। तो यदि इस विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आएगा। और इस विशेष बहुमत की किन किन मामलों में जरूरत है संविधान संशोधन में, तो आपको क्या याद रखना है कि अधिकांश संशोधन इसी के द्वारा होते हैं। अधिकांश संशोधन इसी के द्वारा होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, यदि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आपका विशेष बहुमत के जरिए होगा। और ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो वह विशेष बहुमत के द्वारा होगा और साथ ही साथ अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन माना जाएगा। और विशेष बहुमत आपको क्या याद रखना है कि साधारण बहुमत व जो तीसरा बहुमत मैं भी आपको बताऊंगा, इनमें कुछ सीमित मामले हैं और इन दोनों के मामलों को छोड़कर बाकी शेष सभी मामले जिनका संशोधन किया जाएगा वह आपका विशेष बहुमत के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक, आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति। पहली चीज इसमें विशेष बहुमत भी होगा और उसके बाद आधे राज्यों के विधानमंडल की भी अनुमति लेना इसमें अनिवार्य होगा। तो इसमें क्या है, कुल का 50% प्लस 1 तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इतना आपका विशेष बहुमत हो गया। जो कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत क्या हो गया, ये आपका विशेष बहुमत हो गया। और प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति, मतलब विशेष बहुमत के बाद इन मामलों में जो इसके अंतर्गत आएंगे, इन मामलों में संशोधन करने पर आधे राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होगी। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें कौन कौन से मामले आ जाएंगे? एक, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में कोई परिवर्तन, कोई संशोधन किया जाना है तो पहली चीज अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होगा। और दूसरी बात, इसके लिए विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होना भी अनिवार्य होगा। फिर इसी क्रम में आपको याद रखना, केंद्र प्लस राज्य कार्यकारिणियों की शक्ति का विस्तार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का विस्तार करना है तब भी आपका इस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होना अनिवार्य होगा। फिर आपका 7वीं अनुसूची में से संबद्ध कोई विषय। 7वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई थी? अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ
यानी कि फेडरल की वहाँ पे चर्चा हो रही थी। यानी कि जो 3 सूचियाँ दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन मामलों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है कि कोई राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में डाला जा रहा है, या समवर्ती सूची का कोई विषय राज्य सूची में डाला जा रहा है, या संघ सूची का कोई समवर्ती सूची में पहुंचाया जा रहा है। तो मतलब इन मामलों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है, तब भी वह विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के उपरांत होगा, और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन माना जाएगा। फिर है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी, इन मामलों में यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है, जैसे वर्तमान में यूपी में 80 सीटें आवंटित हैं लोकसभा के लिए, उत्तर प्रदेश को 80 सीटें हैं और आपका राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित हैं, लेकिन आगे चलकर अगर इन मामलों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो वह संशोधन आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के बाद होगा। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपका सबसे अंत में आता है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संसद को संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है, तो यदि इन शक्तियों में किसी प्रकार का संशोधन करने की शक्तियों में किसी प्रकार का संशोधन किया गया, तब भी किस प्रक्रिया से होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के बाद यह संशोधन होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इस संविधान संशोधन को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसके 3 प्रकार थे जो मैंने आपको बता दिए, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि ये एडिशनल बात है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं, तो आपके 2 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि जो पहला तरीका साधारण बहुमत का बताया है, यह इसमें मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत जो मामले हैं वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए गए मामले नहीं माने जाएंगे। बाकी विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाले जो मामले होंगे, वह आपके अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित किए माने जाएंगे। तो फिलहाल इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अगर आपको इतना तैयार होगा तो भाग 20 भाग 19 से आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपनी हिंदी की तैयारी मजबूत करने के लिए हिंदी की क्लासों में मेरे साथ जुड़िए, और उसके अतिरिक्त संविधान संशोधन की श्रृंखला जो 60 वीडियोज के माध्यम से चल रही है, जो 1-2 वीडियोज के बाद समाप्त हो जाएगी, वहां जाकर आप भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।